हाउस अरेस्ट 2019 में हाउस अरेस्ट नाम की एक मूवी आई थी नेटफ्लिक्स पर, जिसमें बंदा घर से निकलना नहीं चाहता था। अब इसके आगे मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रेलर देखी है। पर लॉकडाउन में घर पे लॉक्ड हम सब थे और बहुत परेशान भी हुए थे, पर वो हाउस अरेस्ट नहीं था। तो आज हम मूवी या लॉकडाउन के बारे में नहीं बल्कि रियल हाउस अरेस्ट की बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली गौतम नवलखा जो 2018 के भीमा कोरेगांव केस में अक्यूज्ड है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाउस अरेस्ट ग्रांट कर दी है। अब सवाल कई है कि हाउस अरेस्ट क्या है, क्या इसके लिए कोई लीगल प्रोविजन मौजूद है। आज के वीडियो में हम भीमा कोरेगांव केस को डिस्कस करेंगे हाउस अरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो शुरू करते हैं, पर उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके यूट्यूब पर छाए रहे। मैं हूं अन्वेषा आपके साथ और आप देख रहे हैं ASLC इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल लूसिड स्ट्रीमिंग। तो कहानी की शुरुआत हुई पुणे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव जिसका नाम है भीमा कोरेगांव। ये गांव मराठा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो जनवरी 1, 1818 को कोरेगांव में एक दलित डोमिनेटेड ब्रिटिश आर्मी ने पेशवा आर्मी को हरा दिया, जिसके लीडर थे पेशवा बाजीराव सेकंड। और इस जीत से दलित लोगों का एक अलग ही जज्बा बन जाता है कि उन्होंने इनजस्टिस करने वाले पेशवा लोगों को हरा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस जीत को यादगार बनाने के लिए वहां एक विजय स्तंभ भी स्थापित किया और हर साल सैकड़ों लोग 1 जनवरी को इस स्थान पर आते हैं सम्मान जताने के लिए। तो 2018 में इस जीत के 200 साल पूरे हो रहे थे और इस कारण भीमा कोरेगांव में गैदरिंग भी भारी संख्या में थी। और इसी दौरान दलित और मराठा लोगों के बीच दंगा छिड़ जाता है, जिसमें एक व्यक्ति मारे जाते हैं और कई लोग घायल होते हैं। इस केस में एक FIR फाइल होता है जिसमें एलिगेशंस ये थे कि एक बैंड नक्सल ग्रुप ने एल्गर परिषद गठन किया है और 31 दिसंबर 2017 जो कि भीमा कोरेगांव का सालगिरह का एक दिन पहले था, उस दिन कई स्पीचेस ऐसे दिए गए जिससे अगले दिन दोनों ग्रुप्स में दंगा छिड़ गया। ये केस काफी पॉपुलर हुआ था क्योंकि कई हाई प्रोफाइल एक्टिविस्ट्स और लॉयर्स अरेस्ट हुए थे, जिनमें से थे लेखक वरवरा राव, लॉयर और एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, एकेडमिक एंड एक्टिविस्ट वर्नन गोंसाल्विस और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अरुण फेरेरिया और गौतम नवलखा। इनमें से कई आज भी जेल में हैं क्योंकि एक्विजिशन ये था कि उनका माओइस्ट के साथ संपर्क था। तो जैसा कि मैंने कहा, गौतम नवलखा को हाउस अरेस्ट ग्रांट की गई है जो इस केस में जेल में थे अब तक। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हाउस अरेस्ट आखिर होता क्या है। किसी भी इंसान को जेल के अलावा किसी एक जगह रोक के रखने को हाउस अरेस्ट कहते हैं। वो जगह अथॉरिटीज द्वारा प्री अप्रूव्ड होनी जरूरी है। हाउस अरेस्ट कहे तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंसान के घर में ही उसे रोका जाए। अपने घर या किसी और के घर में भी हाउस अरेस्ट हो सकता है। ये उन प्रिजनर्स को ग्रांट किया जाता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, पर वो किसी बीमारी से सफर कर रहे हो या उनकी कोई और कंडीशंस हो। अब अगर हम लीगल प्रोविजंस की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के सेक्शन 5 में कहा गया है कि अथॉरिटी किसी इंसान को किसी जगह पर स्पेशल कंडीशंस पर डिटेन कर सकते हैं, पर हाउस अरेस्ट उसी अनुसार होगी जिस तरह अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेंगे ऑर्डर द्वारा। इसके अलावा सेक्शन 167 CRPC की अगर बात करें तो इस सेक्शन के तहत डायरेक्टली हाउस अरेस्ट ग्रांट करने की पावर कोर्ट के पास में नहीं है। मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को डिटेन करने का ऑर्डर दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पर 15 दिन से ज्यादा नहीं। MR वेंकटरमन एंड अदर्स केस में मद्रास हाईकोर्ट ने इस सेक्शन के स्कोप को बढ़ाते हुए ये कहा कि कोर्ट के पास पूरी स्वतंत्रता है, वह एक्यूज्ड पर्सन का रिमांड पुलिस या फिर जुडिशियल कस्टडी के अलावा किसी और कस्टडी में भी दे सकते हैं जैसा उन्हें ठीक लगे। हाउस अरेस्ट के केस में कई पाबंदियां भी लग जाती है, जैसे वह डिटेन्ड पर्सन अपने मर्जी से कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते, लोगों से मिल नहीं सकते। किसी किसी केस में उनके शरीर के साथ ट्रैकिंग डिवाइस लग जाती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस होता है। इसके अलावा उस इंसान को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट भी किया जा सकता है, उसी स्टेट के अंदर या फिर किसी और स्टेट में भी अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऐसा चाहे तो। इसके अलावा कोर्ट और भी कंडीशंस लागू कर सकती है अपने हिसाब से।
अब चलते हैं गौतम नवलखा के केस में। उन्होंने डिफॉल्ट बेल की प्लीडिंग करी थी जो कि खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि हाउस अरेस्ट कस्टोडियल इंटरोगेशन और डिटेंशन के लिए ग्रांट किया जा सकता है, पर नवलखा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है और इसलिए उनके हाउस अरेस्ट के ड्यूरेशन को सेक्शन 167(2) सीआरपीसी के तहत काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेक्शन 167(2) में ये कहा गया है कि पहला, मैजिस्ट्रेट किसी अक्यूज्ड पर्सन को डिटेन करने का ऑर्डर दे सकते हैं, पर वो पुलिस कस्टडी में नहीं होगा अगर 15 दिन से ज्यादा समय के लिए डिटेन करना है तो। पर 90 दिन से ज्यादा डिटेंशन नहीं हो सकती अगर ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर 10 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट है। और दूसरे केसेस में 60 दिन से ज्यादा की डिटेंशन नहीं हो सकती है। इन 60 दिन या 90 दिन के समय समाप्त होने के बाद अक्यूज पर्सन को बेल देना ही होगा। गौतम नवलखा 73 इयर्स के हैं और उनकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट ग्रांट किया गया और इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए 48 आवर्स का समय दिया गया है ताकि जहां उन्हें रखा जाएगा उसका पूरा इवैल्यूएशन हो सके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा को 2,40,000 रुपए डिपॉजिट करने को कहा है ताकि पुलिस को अवेलेबल किया जा सके उनके पहरादारी के लिए। नवलखा को मोबाइल फोन, इंटरनेट, लैपटॉप या कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा, पर दिन में एक बार वह पुलिस से मोबाइल मांग के उसे यूज कर सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। इसके अलावा वह नवी मुंबई से बाहर नहीं जा सकते, पर अपने 2 फैमिली मेंबर से वो हफ्ते में एक बार 3 घंटे के लिए मिल सकते हैं। वह जहां रहेंगे वहां सीसीटीवी भी इंस्टॉल किया जाएगा हर एंट्री, एग्जिट और रूम्स के बाहर। तो आशा करती हूँ कि आपको हाउस अरेस्ट का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा और गौतम नवलखा के केस स्टडी से एक क्लियर पिक्चर मिला होगा कि रियलिटी में इसे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।